हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये मेरा नया चैनल है और आपके सपोर्ट की हमें काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि मैं आपके लिए इस चैनल पर लगातार अच्छे कंटेंट लाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, इस चैनल पर आपको रोटेशन वाइज वीडियो उपलब्ध कराई जा रही है, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और सामान्य ज्ञान से संबंधित होती है। तो इसी क्रम में आज हम लोग देखेंगे इंडियन पॉलिटी की क्लास। और इंडियन पॉलिटी की क्लास में हम लोग देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30+ MCQ। इसके साथ आपको मिलेगा फुल एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों, यदि आप SSC, रेलवे, स्टेट PSC, CDS, NDA, UPSC, SI या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होने वाला है। क्योंकि मैंने इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो परीक्षा में बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर सेशन की शुरुआत करते हैं। लेकिन सेशन में जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि लिंक को कॉपी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर सेशन की। सेशन का पहला सवाल है, भारत सरकार ने सरकारी आयोग का गठन कब किया था? भारत सरकार ने सरकारी आयोग का गठन कब किया था? सही आंसर हो जाएगा 1983 में किया था। कब किया था? 1983 में किया था। भारत सरकार ने सरकारी आयोग का गठन कब किया था? जून 1983 में किया था। केंद्र और राज्य सरकार के बीच संबंध और शक्ति संतुलन की क्षमता की जांच के लिए किया था। किस लिए किया था? केंद्र और राज्य सरकार के बीच संबंध और शक्ति के संतुलन की क्षमता के जांच के लिए। इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? इसके अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस राजेंद्र सिंह सरकारिया को बनाया गया था। अन्य सदस्यों में श्री V शिवरामन और डॉक्टर SR सेन थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल है, भारत के संविधान में अभिव्यक्ति का अधिकार ऑप्शन A तृतीय खंड में प्रतिस्थापित है, B निश्चित है, C विधायिका द्वारा कम नहीं किया जा सकता है, D इमरजेंसी के टाइम खत्म किया जा सकता है। भारत के संविधान में अभिव्यक्ति का अधिकार, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन C विधायिका द्वारा कम नहीं किया जा सकता है। यदि आपसे पूछ ले कि अनुच्छेद 19(1) में नागरिकों को कितनी प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं? 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। पहला, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा, शांतिपूर्वक और बिना हथियार के सम्मेलन की स्वतंत्रता। तीसरा, संघ बनाने की स्वतंत्रता। चौथा, भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में अबाध रूप से संचरण की स्वतंत्रता। पांचवा, भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता। और छठा, कोई भी वृत्ति, आजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) का A में प्रत्येक नागरिक को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है और इसी के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता भी दी गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तीसरा सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में नहीं है? सही आंसर हो जाएगा मणिपुर 6ठी अनुसूची में शामिल नहीं है। संविधान में कितने अनुसूचियां दी गई है? 12 अनुसूची दी गई है।
पहली अनुसूची में क्या दिया गया है? भारतीय संघ के घटक राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का वर्णन है। द्वितीय अनुसूची महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित है। उन महत्वपूर्ण पदाधिकारियों में कौन कौन आते हैं? राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आदि। तृतीय अनुसूची में क्या है? महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के पद ग्रहण के समय लिए जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया है। चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातियों के क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है। सातवीं अनुसूची में 3 सूचियाँ दी गई है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अगली अनुसूची 8वीं अनुसूची है, इसमें 22 भाषाओं की संख्या दी गई है। 9वीं अनुसूची में क्या है? राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधि। 9वीं अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं देने से संबंधित प्रावधान है। 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल विरोधी अधिनियम से संबंधित है 10वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से और 12वीं अनुसूची स्थानीय स्वशासन, शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल, चौथा सवाल है, भारत के संविधान में मताधिकार की आयु किस संविधान संशोधन के बाद 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 61वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा किया गया था। 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1989 में हुआ था और इसके द्वारा मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। अगला सवाल, पांचवा सवाल है, संसदीय व्यवस्था भारत में किस देश के संविधान से ली गई है? संसदीय व्यवस्था भारत में किस देश के संविधान से ली गई है? सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। कहाँ के संविधान से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। यदि आपसे पूछ ले कि जर्मनी से क्या लिया गया है? आपातबंद, फ्रांस गणतंत्र, यूएसए से क्या क्या लिया गया है? संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को हटाने की विधि, ये सभी जो है यूएसए के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट सवाल, छठा सवाल है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु क्या होनी चाहिए? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु क्या होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसकी कोई सीमा नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन योग्यताएं होनी चाहिए? पहली योग्यता कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी, कम से कम 35 वर्ष पूरी कर ली हो। तीसरी योग्यता, वह लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। चौथा, वह केंद्र और राज्य सरकार के अधीन किसी भी लाभ के पद पर कार्य नहीं कर रहा हो। ये सभी योग्यताएं जो हैं राष्ट्रपति बनने के लिए हैं। अगला सवाल, सातवां सवाल है, क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था? क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था? सही आंसर हो जाएगा भारतीय नेताओं को ब्रिटिश युद्ध के प्रयासों के लिए मनाना, इसका उद्देश्य था। क्रिप्स मिशन किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में गठित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? भारतीय नेताओं को ब्रिटिश युद्ध प्रयासों के लिए मनाना। और यह सफल रहा या असफल? तो यह असफल हो गया था। आठवां प्रश्न है, राज्यों के मुख्य सचिव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। उन्हें प्रदेश के IAS अधिकारियों में से चुना जाता है
और दूसरा कथन है उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनमें कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा केवल पहला कथन सत्य है। उन्हें प्रदेश के IAS अधिकारियों में से चुना जाता है। किसी भी राज्य के मुख्य सचिव को प्रदेश के IAS अधिकारियों में से ही चुना जाता है और उनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक है, अगला सवाल। 9वां सवाल है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सेवानिवृत्त होने की आयु क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सेवानिवृत्त होने की आयु क्या है? सही आंसर हो जाएगा 65 वर्ष है। कितना है? 65 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। यदि आपसे पूछ ले कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सेवानिवृत्त होने की आयु कितनी है? 62 वर्ष है। नेक्स्ट सवाल। राज्यसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? राज्यसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। यदि आपसे पूछ ले कि राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? 250 सदस्य होते हैं, जिसमें 238 राज्यों के प्रतिनिधि द्वारा चुने जाते हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और वे सदस्य कला, साहित्य, समाज सेवा में कार्य करने वाले लोग होते हैं। ठीक है, अगला सवाल। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला सवाल कर लेते हैं। हमारा अगला सवाल है सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? सही आंसर हो जाएगा कानून द्वारा संसद बदल सकता है। कौन बदल सकता है? संसद बदल सकता है। कानून बनाने का अधिकार किसे है? संसद को है और संसद द्वारा ही जजों की संख्या भी बदली जा सकती है। प्रारंभ में सुप्रीम कोर्ट में यदि आपसे पूछ ले कितने जज थे? 7 जज थे। वही संख्या 1956 में 10 हो जाती है, 1960 में 13, 1977 में 17, 85 में 25, 2009 में 31 और 2019 में 34 हो जाती है। और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी है? तो 34 है। नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल है किस वित्त आयोग के आधार पर भारत संघ के किसी राज्य को अब विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है? किस वित्त आयोग के आधार पर भारत संघ के किसी भी राज्य को अब विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है? सही आंसर हो जाएगा 14वें वित्त आयोग की सिफारिश पर। यदि आपसे पूछ ले कि भारत में वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 1951 में किया गया था। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसका गठन अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है। इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या है? इसकी स्थापना का उद्देश्य भारत की केंद्रीय सरकार एवं राज्य सरकारों के बीच संबंधों को परिभाषित करना है। वित्त आयोग की नियुक्ति प्रत्येक 5 वर्ष पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 14वां वित्त आयोग यदि आपसे पूछ ले कब गठित किया गया था? 2 जनवरी 2013 को गठित किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर YV रेड्डी इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। 13वां प्रश्न है अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। पहला कथन है भारत का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी अटॉर्नी जनरल होता है और दूसरा कथन है राज्य का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी एडवोकेट जनरल होता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर दोनों कथन सही है। अटॉर्नी जनरल
भारत का सबसे बड़ा कानूनी अधिकार और सुप्रीम कोर्ट में सरकार का वकील होता है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 76 के अंतर्गत। जबकि एडवोकेट जनरल राज्य का सबसे बड़ा कानूनी अधिकार होता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 165 के अंतर्गत। दोस्तों सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं, इसे एक कॉपी कलम लेके ज़रूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 14वां सवाल है, असम, नागालैंड, गोवा और मिजोरम की स्थापना का सही कालक्रम क्या है? तो सबसे पहले असम की स्थापना होती है, उसके बाद नागालैंड की, उसके बाद मिजोरम की और सबसे अंत में गोवा की स्थापना होती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। असम की स्थापना कब होती है? 26 जनवरी 1950 को, नागालैंड 30 नवंबर 1963, मिजोरम 21 जनवरी 1972 और सबसे अंत में गोवा 30 मई 1987 को स्थापित होता है। 15वां सवाल क्या कहता है? बोडो भाषा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए या ध्यान दीजिए। पहला है, यह असम की आधिकारिक भाषा है। बिल्कुल सही है, यह असम की आधिकारिक भाषा है। दूसरा कथन है, यह भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में से एक है। ये भी कथन सही है। तीसरा है, यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ये भी कथन सही है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी कथन सही है। यदि आपसे पूछ ले कि बोडो को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ी गई थी? 2003 में जोड़ी गई थी 92वां संविधान संशोधन के द्वारा। इसके साथ 3 और भाषाएं जोड़ी गई थी। वे कौन कौन थी? संथाली, मैथिली और डोगरी। नेक्स्ट सवाल 16वां सवाल है, अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? ये सवाल जो है परीक्षा में बार बार रिपीट किया जाता है और बहुत ही आसान प्रश्न है। अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17 में है। अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में है। इसे और मजबूत करने के लिए संसद ने अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 पारित किया था। अब इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम इसका नाम बदल के कर दिया गया है। 17वां सवाल है कि भारत में कितने प्रकार के आपातकाल हैं या कितने प्रकार के आपातकाल लगाए जाते हैं? 3 प्रकार के आपातकाल लगाए जाते हैं। आपातकाल का वर्णन यदि आपसे पूछ ले किस भाग में है? भाग 18 में है। पहला, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लगाया जाता है। किस आधार पर लगाया जाता है? बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जाता है। दूसरा, राज्यों में राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है? किसी राज्य में यदि संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 356 के अंतर्गत। यदि आपसे पूछ ले कि वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लगाया जाता है वित्तीय आपात की स्थिति में। और शुक्र की बात है दोस्तों कि भारत में अभी तक वित्तीय आपात नहीं लगाया गया है। अगला सवाल 18वां सवाल है, राज्यसभा की स्थापना कब हुई थी? राज्यसभा की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर हो जाएगा 1952 में हुई थी। कब हुई थी? 1952 में। राज्यसभा कैसा सदन है? उच्च सदन है। इसकी स्थापना 1952 में की गई थी और यह एक अस्थाई सदन है। कैसा सदन है? अस्थाई सदन है, क्योंकि इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं। अगला सवाल कर लेते हैं। 19वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना कर सकता है? निम्नलिखित में कौन नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना कर सकता है? राज्यसभा। कौन? राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना कर सकता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा को एक से अधिक
अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 312। अगला सवाल है, केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों की जांच के लिए राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष में किसका गठन किया जाता है? गेस कीजिए, पहले ही बता चुका हूँ। सही आंसर हो जाएगा वित्त आयोग। किसका? वित्त आयोग। वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। प्रत्येक 5 वर्ष पर अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है। 21वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र सरकार की अध्यक्षता करता है? सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री करता है। कौन करता है? प्रधानमंत्री। केंद्र सरकार का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। और यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 74 के अंतर्गत है। 22वां सवाल है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में, लेकिन मूल संविधान में यदि आपसे पूछ ले कितनी अनुसूचियां थीं? 8 अनुसूचियां थीं। 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1951 में जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची 35वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1985 में जोड़ा गया था। 11वां अनुसूची और 12वीं अनुसूची 1993 में जोड़ी गई थी। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। अगला सवाल है, जो विषय केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में नहीं होता है उन पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? उस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। किसे है? संसद को। जो विषय केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल नहीं होता है वैसे विषयों को अवशिष्ट विषय कहा जाता है और उन पर कानून बनाने का अधिकार संसद को जाता है। अगला सवाल। नेक्स्ट सवाल है, उच्चतम न्यायालय के कितने न्यायाधीश अब तक महाभियोग द्वारा हटाए जा चुके हैं? उच्चतम न्यायालय के कितने न्यायाधीश अब तक महाभियोग द्वारा हटाए जा चुके हैं? सही आंसर हो जाएगा अभी तक एक भी न्यायाधीश महाभियोग द्वारा नहीं हटाए गए हैं। अगला सवाल है, भारत में मदरसों की स्थापना में संविधान का कौन सा अनुच्छेद मददगार है? सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 30। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को उनके धार्मिक शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और संचालन का अधिकार देता है। अगला सवाल। दोस्तों, एक बार सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से हम लोगों का मोटिवेशन बना रहता है और हमेशा वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। 26वां सवाल कर लेते हैं। निम्नलिखित में कौन से न्यायाधीश PIL यानी जनहित याचिका लागू करने के लिए जाने जाते हैं? सही आंसर हो जाएगा जस्टिस PN भगवती। जस्टिस PN भगवती सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। उन्होंने सर्वप्रथम PIL को लागू किया था। नेक्स्ट सवाल, सिक्किम भारत संघ का सदस्य कौन से संविधान संशोधन के बाद बना था? या सिक्किम भारत संघ का राज्य किस संविधान संशोधन के तहत बना था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा बनाया गया था। सिक्किम 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा 26 अप्रैल 1975 को भारत संघ का सदस्य बना था। और सिक्किम दिवस कब मनाया जाता है? 16 मई को सिक्किम दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन सिक्किम के पहले मुख्यमंत्री ने कार्यभार संभाला था। 28वां सवाल है, डोंगरी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में कब जोड़ी गई थी? डोंगरी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में कब जोड़ी गई थी? सही आंसर हो जाएगा 2003 में जोड़ी गई थी। यदि आपसे पूछ ले कि 92वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2003 में हुआ था।
और इसमें 4 भाषाओं को शामिल किया गया था, बोडो, मैथिली, डोंगरी और संथाली। 29वां सवाल है, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार कौन से संविधान संशोधन के तहत बनाया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। सही आंसर हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया था। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में हुआ था और संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया था और भारतीय संविधान के अनुच्छेद इसे कितना में रखा गया है? अनुच्छेद 300 क में रखा गया है। इस सेशन का अंतिम प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। सेशन को एक बार से लाइक जरूर कर दीजिएगा। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? कितना हो सकता है? 6 माह हो सकता है। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है? 6 माह का अंतराल होता है। इस प्रकार वर्ष में संसद के कम से कम 2 सत्र होने चाहिए। लेकिन संसद के 3 सत्र होते हैं। कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं। पहला बजट सत्र जो फरवरी से मई तक चलता है। दूसरा मानसून सत्र जो जुलाई से सितंबर तक चलता है। तीसरा शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर तक चलता है। दोस्तों सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सकेगा। दोस्तों याद रखिएगा इस चैनल पर आपको रोटेशन वाइज वीडियो उपलब्ध कराई जाती है जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और सामान्य ज्ञान से संबंधित होती हैं। और हाँ दोस्तों याद रखिएगा मेरी वीडियो रात को 8 बजे आती है, रात को 8 बजे आती है, तो इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, धन्यवाद।